हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बहुत बेहतर तरीके से यानी सेंटेंस को समझा था, यानी सेंटेंस भाव के आधार पर 5 प्रकार के हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए थे कि हम किस तरीके से सेंटेंस को पहचान पाए कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, यानी कौन सा सेंटेंस। हमने एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किया। वहां पर हमने असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग, अफर्मेटिव और नेगेटिव, क्लियर किए थे। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव के 2 भाग होते हैं, एस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से हमने क्लियर किया था, है ना। और इंपरेटिव सेंटेंस दूसरी वीडियो में हमने इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से बारीकता से एक एक चीज को डिस्कस किया था कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस जो है इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है। उनमें कुछ ट्रिक्स भी हमने बताई थी कि कुछ यानी वर्ड्स होते हैं जैसे V1 से स्टार्ट होगा, समझ लेना इंपरेटिव है। यानी ये सारी बातें हमने पिछली 2 वीडियो में हमने डिस्कस की थी और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से यानी हमने इन चीज़ों को क्लियर कर लिया। आज की इस वीडियो में हम बेहतर से समझेंगे कि किस तरीके से संरचना के आधार पर जो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इनमें से आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम पहचान कर पाएंगे कि हमारा वाक्य सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, यानी कैसे हम ये चीज़ें पता करेंगे। इन चीज़ों को आज की इस वीडियो में एक एक टॉपिक बहुत ही बारीकता से समझना है ना। वीडियो के अंत तक बना रहना है और यानी यहाँ पर ध्यानपूर्वक बहुत ही यानी एकदम केंद्रित रहना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोटिस करना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस, है ना। टॉपिक लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ लिख लेना है हिंदी में सरल वाक्य, सरल वाक्य, या हम इसे साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता क्या है सिंपल सेंटेंस, तो ध्यान रखना है, वे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट, ठीक है, जिनमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट दिया हो, ठीक है। यानी जिनमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट दिया हो, वो हमारे वाक्य क्या कहलाएंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यानी ऐसा भी होता है कि यानी एक सब्जेक्ट, यानी ऐसे वाक्य भी दिए होंगे, यानी वे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब दी हो, ठीक है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, यानी इस चीज को हम अभी समझेंगे। फाइनाइट क्या होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में जब हम ट्रांसलेशन पार्ट समझेंगे बहुत बेहतर से, यानी बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इस चीज़ में, यानी नॉन फाइनाइट क्या होता है वहाँ चीज़ें हम क्लियर करेंगे ट्रांसलेशन पार्ट में। अभी इसके बाद हम बता भी देंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट होता क्या है, यानी थोड़ा बेसिकली हम यहाँ चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है, वे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट दिया हो, ठीक है, यानी उनको क्या कहेंगे हम, सिंपल सेंटेंस। या फिर हम कह सकते हैं वे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब दी हो, ठीक है, यानी वो वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ और भी चीजें ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा हो जाता है, यानी वाक्य में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, यानी कभी कभी, है ना, क्या होता है, कभी कभी वाक्य में नॉन फाइनाइट वर्ब भी दी होती है, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी दी होती है, ठीक है। इस चीज को भी अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कई बार क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य में दी होती है, कई बार तो यानी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट सिंपल सा वाक्य दिया होगा, है ना। और कई बार ऐसा होगा कि वाक्य में एक नॉन फाइनाइट वर्ब दी होगी। अब वो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है हम अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है भाई। अब इसके बाद इसको नोट कर लेना बहुत बेहतर तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, यानी इस तरीके से। उसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर हमें समझना है यानी फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो वर्ब होती है हमारी, जो क्रिया जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इसे फिनिट भी बोलते हैं कहीं कहीं, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और एक होता है हमारा नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इसको हिंदी में यदि कहें
तो इसे कह सकते हैं सीमित क्रिया, ठीक है, सीमित क्रियाएं, ठीक है, सीमित क्रियाएं। इसको कहेंगे असीमित, असीमित क्रियाएं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। नहीं असीमित यानी ये होती है लिमिटेड वर्ब और ये होती है अनलिमिटेड वर्ब, ठीक है। यानी जो फनाइट वर्ब जो होती है वो एक फनाइट वर्ब होती है और नॉन फनाइट। अब ये नॉन फनाइट और फनाइट क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे, इसे बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं भाई और वीडियो को 2-3 बार देखना है, ठीक है। इसका जब ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ेंगे हम, नॉन फनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है। नॉन फनाइट वर्ब के 3 भाग होते हैं, पहले इन्फिनिटिव होता है, एक जीरेंड होता है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के फिर 3 भाग हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हम तब समझेंगे जब ट्रांसलेशन पार्ट समझेंगे, ठीक है। यानी जब हम ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ेंगे तब। अभी हमें केवल इतना करना है कि हमें कैसे पहचान करनी है कि ये वाक्य हमारा सिंपल है या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है, ठीक है। इन चीज़ों को हमें बेहतर से समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी वे क्रियाएँ, ठीक है, वे वर्ब्स या वे क्रियाएँ जो कर्ता के अनुसार, ठीक है, यानी कर्ता के, कर्ता मीन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। वे क्रियाएं जो कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फनाइट वर्ब कहते हैं। लिमिटेड वर्ब रहती हैं क्योंकि एक लिमिट में रहती हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रयोग की जाती हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, फनाइट वर्ब कहते हैं, लिमिटेड वर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे समझेंगे नॉन फनाइट वर्ब क्या होता है। तो वे वर्ब्स, ठीक है, वे वर्ब्स जो कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के अनुसार प्रयोग नहीं की जाती हैं, ठीक है, कर्ता के अनुसार प्रयोग नहीं की जाती हैं, नहीं की जाती हैं, ठीक है। या फिर समझ लेंगे कि वे क्रियाएं जो स्वतंत्र रूप में प्रयोग होती हैं, इन पर कर्ता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे वर्ब्स हमारी क्या कहलाएंगी, नॉन फनाइट वर्ब कहलाएंगी, ठीक है। फनाइट वर्ब क्या होती है, यानी वे क्रियाएं, वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाएंगी उनको हम फनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं फनाइट वर्ब, नॉन फनाइट वर्ब के, ठीक है। तो यहीं लिख लेते हैं भाई, जैसे हमने वाक्य लिखा है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम गोज टू रीड इन दैट स्कूल, दैट स्कूल, ठीक है। एक वाक्य लिखा, राम गोज टू रीड इन दैट स्कूल, है राम उस विद्यालय में पढ़ने जाता है, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सा वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। आगे लिखेंगे दूसरा, इसी तरीके से हमने लिखा दे, तो दे के साथ आ जाएगा गो टू रीड इन, सेम वाक्य वही, दैट स्कूल, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब हमें यहाँ पर देखना है, आपको ध्यान देना है थोड़ा। यहाँ पर देखो राम, इसमें 2 क्रियाएं दी हैं, एक राम सब्जेक्ट है, एक क्रिया है गो जाना और एक क्रिया है टू रीड यानी पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको कि राम एक वचन है और एक वचन के साथ आया गोज, और जैसे ही सब्जेक्ट बहुवचन हुआ है ना, यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट दे हुआ और दे के साथ आया गो, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं हम कि ये क्रिया देखो बदल गई, यहाँ पर गोज है, V5 है ये, और यहाँ पर V1, अर्थात हम कह सकते हैं ये वर्ब जो है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग हो रही है ना। ये कर्ता सिंगुलर था, है ना, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर थी, जैसे ही प्लूरल यानी सब्जेक्ट हुआ वर्ब भी हमारी प्लूरल हो गई, अर्थात इसमें से ऐसे यस हट गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्रियाएं जो हैं कर्ता के बदलने पर बदल रही हैं, अर्थात कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, फनाइट वर्ब कहेंगे, ठीक है भाई। इनको क्या कहेंगे, फनाइट वर्ब कहेंगे। अब देखना दूसरी वर्ब जो है हमारी रीड, जैसे टू रीड, ठीक है, यहाँ पर दिया है टू रीड। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी टू रीड दिया हुआ है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ भी टू रीड है। इसका मतलब है कि इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं, चाहे एक वचन हो कर्ता हमारा बहुवचन हो, कोई प्रभाव नहीं है। इसको हम कहेंगे नॉन फनाइट वर्ब, ठीक है।
अर्थात वे क्रियाएं जो कर्ता के अनुसार प्रयोग नहीं होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, अब ये वाक्य हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें 2 वर्ब्स यूज हुई हैं, तो यही हमारा तीसरा पॉइंट था। कभी कभी क्या होता है, इनमें नॉन फाइनाइट वर्ब प्रयोग हो जाती है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, यानी वाक्य तब तक सिंपल कहलाएगा जब तक हमारा जो है वर्ब में सब्जेक्ट में कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। जब तक सब्जेक्ट में कंजंक्शन नहीं आएगा, समझ लेना वो सब्जेक्ट सेंटेंस जो होगा आपका सिंपल सेंटेंस होगा। जब तक कंजंक्शन नहीं तब तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, बेवर्ब जो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये गोज है, कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। इसी तरह गो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आई होप बहुत बेहतर से आपने समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और फिर नोट करना है चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से नोट करना है, ताकि जब रिवीजन करो तो बहुत ही फास्ट रिवीजन हो, है ना। ऐसे नोट्स नहीं बनाना है जो कि मतलब जब रिवीजन करो तो लगभग 10 से 15 दिन तो मैं रिवीजन करने में ही लग जाए। इस तरीके से नोट्स बनाओ, यानी रिवीजन करो, एकदम बहुत फास्टली रिवीजन हो जाए तुम्हारा, बहुत कम समय में जल्दी काम हो। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब हम सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जो बीच में एक टॉपिक आ गया था, उनको बेहतर से हमने क्लियर कर लिया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को क्लियर किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी बाकी जैसे हमने लिखा राम, ठीक है, रीड्स हिंदी। ठीक है, राम रीड्स हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यानी एक सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा और एक प्रेडिकेट है, अर्थात हमारा वाक्य जो है क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरीके से एक और वाक्य लिख लेते हैं भाई, दूसरा, है ना। जैसे दे वेंट टू रीड। ठीक है, दे वेंट टू रीड, वो पढ़ने गए। ठीक है, वे पढ़ने गए, यहाँ एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट दिया है, एक फाइनाइट वर्ब दी है और इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी दी गई। ठीक है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब मिल जाए, यानी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, समझो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा सिंपल है। कई बार क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब यानी इस तरीके से भी दिया होता है, जैसे वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग, ठीक है, इसे जीरंड कहते हैं। वॉकिंग इज, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना है, सुबह को टहलना, इज अ गुड हैबिट। ठीक है, इज अ गुड हैबिट, यानी चीज़ें समझेंगे हम। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह को टहलना क्या है, इज है अ गुड हैबिट। ठीक है, एक सब्जेक्ट दिया है, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा वाक्य है, वो कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। आई होप बहुत बेहतर से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से दिया होता है, एक हम और नोट कर लेते हैं, एक और नेक्स्ट सेंटेंस, है ना। जैसे हम लिखेंगे टू प्ले, टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, टू प्ले इन दिस फील्ड, in this field, to play in this field, ठीक है, is not good। ठीक है, इस मैदान में खेलना अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा और ये हमारे वाक्य जो हैं वो क्या कहलाएं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब दी है। ठीक है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट प्रयोग की गई है। इन चीज़ों को ट्रांसलेट पार्ट जब हम पढ़ेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों को बनाना सीखेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक पॉइंट भी आपका नहीं बचेगा डाउट, बेहतर से आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को भी क्लियर करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि ये वाक्य हमारे कॉम्प्लेक्स हैं या कंपाउंड हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी नोट करेंगे भाई, लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य।
ठीक है, ये क्या होता है मिश्रित वाक्य, इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। उन कंजंक्शन के थ्रू हम पहचान कर पाएंगे कि हमारा वाक्य जो है वो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे बे वाक्य जो दो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं ठीक है, बे वाक्य जो दो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं जिनमें, ठीक है, ये भी लिखेंगे, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज दी होती है। ठीक है, या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बे वाक्य जो दो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। कई बार ऐसा होता है कि एक वाक्य में एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउजेज आते हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो किस तरीके से रहता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्लाउज ये है, अभी हम ये भी समझ लेंगे क्लाउज क्या होता है। ठीक है, इसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक हमारा उपवाक्य ये है, मान लो ये दो उपवाक्य जुड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, और ये सेंटेंस आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ये आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ये जो क्लाउज होती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल, एक होती है इसमें प्रिंसिपल क्लाउज, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है। ठीक है, एक बीच में कंजंक्शन लगा होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन भी बोलते हैं, लेकिन इसका रियल जो शुद्ध उच्चारण जो होता है वो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन। ठीक है भाई, इसको हिंदी में संयोजक कहते हैं, संयोजक। ठीक है, जैसा इसका नाम है उसी तरीके से इसका काम भी होता है। प्रिंसिपल क्लाउज को हिंदी में प्रधान उपवाक्य कहते हैं, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लाउज को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, ये भी नोट करना है, आश्रित उपवाक्य। ठीक है भाई, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, होता क्या है, ये डिपेंडेंट होता है भाई, ध्यान रखेंगे, यानी आश्रित उपवाक्य जो होता है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, वो सॉरी प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होता है, यानी आश्रित होता है, ये निर्भर करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक है, अब हम ये समझने वाले हैं कि जो दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है कंजंक्शन, इन कंजंक्शन को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अब इन कंजंक्शन के थ्रू ही हम, इनके माध्यम से ही हम पता कर पाएंगे यानी कि ये हमारा वाक्य कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। ठीक है, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और उनको कंपाउंड सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं इस चीज़ को अच्छे से हम लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेहतर से, है ना, और नोट्स भी तैयार करने हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से ईमानदारी पूर्वक मेहनत करनी है ताकि रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आए, है ना। ये ध्यान रखना है, मेहनत से पढ़ना है भाई, रिजल्ट जो एकदम बेहतर बनाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कंजंक्शन क्या होते हैं। तो एक कंजंक्शन होता है दैट, ठीक है, एक होता है विच, ठीक है, दैट विच, एक होता है हु, ठीक है, हुम होता है, एक हुज होता है। ठीक है भाई, इसको नोट करना और इनको याद कर लेना है भाई, दैट विच हु हुम हुज। ठीक है, एक होता है वैन, ठीक है, एक वाई होता है, ठीक है, एक व्हाट, ठीक है, एक वेयर, ठीक है, एक होता है हमारा, ठीक है, क्या हो गया, दैट विच हु होम हुज वैन वाई व्हाट वेयर। ठीक है, वैन हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, एक होता है इफ डॉट डॉट कॉमा। ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे इफ डॉट डॉट कॉमा।
ठीक है, इन चीज़ों को भी समझेंगे। ये कंजंक्शन यानी क्या होता है, इफ और कॉमा लगा होता है, ठीक है। एक होता है हमारा अनलेस, ठीक है, ये अनलेस इफ का ये एक दूसरा रूप होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। ट्रांसलेशन में बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। यदि आपने यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली जो वीडियो आए जब भी एकदम बेहतर तरीके से आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाओ, ठीक है। बहुत मेहनत से भाई वीडियो शूट होती है और इसके बावजूद लाइक और सब्सक्राइब ना करो चैनल को, थोड़ा सा खराब लगता है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अनलेस डॉट डॉट कॉमा, ठीक है, इफ डॉट डॉट कॉमा होगा। एक होता है वैन डॉट डॉट कॉमा, ठीक है। एक होता है हमारा अगला, एक और लिखेंगे भाई, ठीक है, वैन डॉट डॉट कॉमा, अनलेस हो गया, ठीक है। आइदर होता है कॉम्प्लेक्स का भाई, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, एक होता है वेदर डॉट डॉट और नॉट, ठीक है भाई, ये होते हैं। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको लिख लो। कम से कम इनको बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स यानी बनाने हैं जहाँ से आप क्लियर कर पाओ चीज़ों को, ठीक है भाई। इन चीज़ों को जब तक यानी इनको याद नहीं करोगे, बहुत ही बेहतर तरीके से याद नहीं करोगे, तब तक यानी ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यानी आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी, ठीक है, ये हो गया। एक और होता है आल्दो या दो, आल्दो या फिर दो, THOUGH, ठीक है भाई। इन दोनों को यानी एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जाता है, डॉट डॉट कॉमा, ठीक है। आल्दो डॉट डॉट एट आता है इसके साथ, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आल्दो डॉट डॉट एट हो गया। एक बिकॉज होता है, इसको बिकॉज पढ़ते हैं, ठीक है। एक एज इफ होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे कंजंक्शन है ये, एज इफ होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। एक इवन इफ होता है, इवन इफ, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी हम करेंगे क्लियर, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको लिख लेना है। जहाँ ये कंजंक्शन दिखें समझ लेना आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 100% एकदम ईमानदारी से यानी आपको ये टिक कर देना और बेहतर तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ कि आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल एक्यूरेट सही है, ठीक है भाई। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है भाई। यानी जिनके एग्जाम्पल्स यानी देख लेंगे तो बेहतर से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा था दैट, ठीक है। दैट से जब वाक्य बनेगा तो किस तरीके से होगा, तो इनके एग्जाम्पल भी नोट कर लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट होगा जैसे गोपाल said, गोपाल said that he was ill, ठीक है। गोपाल said that he was ill। अब यहाँ पर देखो एक दिया है आपका ये क्लाउज, गोपाल said, गोपाल ने कहा, he was ill, वह बीमार है, ठीक है। एक क्लाउज ये दिया है, इसको प्रिंसिपल क्लाउज है, सबऑर्डिनेट के यहाँ कंजंक्शन दैट आया है, समझ लो वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसी तरीके से एक समझ लेते हैं हु से, दिस इज द बॉय हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है। दिस इज द बॉय हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक क्लाउज दिया है, ठीक है, एक क्लाउज ये दिया है और इन दोनों को हु जोड़ रहा है, अर्थात वाक्य जो हमारा है सेंटेंस है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। दैट हो गया, हु हो गया, ठीक है। दैट के स्थान पर विच भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दैट और विच निर्जीव वस्तुओं, छोटे जीव जंतुओं, जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि हु का प्रयोग जो है एक मानव के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर दैट लगा दिया जाए अर्थ तो होगा, लेकिन समझो ये गलत होगा। बाकी क्या है, नहीं दैट मीन्स भी सेंस वही देगा, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि दैट जो निर्जीव वस्तुओं के साथ आता है, मनुष्य के साथ नहीं आता है, ठीक है भाई। इस तरीके से, ठीक है। विच का प्रयोग इसी से दैट के स्थान पर ही विच हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दैट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जैसे दैट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, अभी समझते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य लिख देते हैं, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ठीक है। यानी यह वही पुस्तक है, ठीक है, दैट जो, ठीक है, दैट यू बॉट यस्टरडे, ठीक है भाई। दिस इज द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे, यानी यह वही पुस्तक है जिसको तुमने कल खरीदा था, ठीक है भाई। यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये दैट जो है यानी बुक के लिए आया है, तो निर्जीव वस्तु है बुक, तो इसलिए दैट का प्रयोग किया गया। यहाँ पर दैट मीन्स के है, ठीक है। जब दैट का अर्थ जो से हो
तब ध्यान रखना है ये निर्जीव के लिए आता है, हु सजीव के लिए आता है, ठीक है। इसी तरीके से एक इवन इफ देख लेते हैं, एज इफ जैसे के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ही टॉक्स, ठीक है, ही टॉक्स यानी वह बातें करता है, एज इफ जैसे कि या मानो कि ही वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ही टॉक्स बात करता है एज इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर, ही वर प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर देखो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि ही के साथ वर कैसे आ गया। ध्यान रखना है जब भी एज इफ से दो क्लाउजेस जुड़े हों, हमेशा इसके बाद जो भी चाहे कोई भी पर्सन दिया हो, ही हो, सी हो, कोई भी सब्जेक्ट, एक वचन बहुवचन हो, सब प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हमें वर का ही यूज करना है, ठीक है भाई। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एज इफ जैसे कि या मानो कि, ठीक है। इसी तरीके से इवन इफ हो जाता है, एक इवन इफ से भी ले लेते हैं, ठीक है। पहले वैन से लिख लेते हैं, ठीक है, वैन यू केम, ठीक है, वैन यू केम हेयर यानी जब तुम यहाँ आए, कॉमा तब, ठीक है। ये ध्यान रखना है वैन के साथ कॉमा जो लगा होता है इसका भी अर्थ होता है तब, ठीक है भाई। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब तो चीज़ें क्लियर होंगी। वैन यू केम हेयर जब तुम यहाँ आए, कॉमा तब आई वॉज, ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग यानी मैं सो रहा था, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग जब तुम यहाँ आए तब मैं सो रहा था, ठीक है। एक इफ़ का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हो जाएगा इफ़ यू स्टडी, ठीक है, इफ़ यू स्टडी यानी यह तुम पढ़ोगे, ठीक है, कॉमा तो यू विल पास द एग्जाम, ठीक है। इफ यू स्टडी यदि तुम स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, ठीक है। यदि तुम अध्ययन करोगे तो यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम को पास कर सकोगे यानी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है इस तरीके से जब भी इफ दिया हो, अब यहाँ ध्यान रखना है इफ वैन दिया होगा फिर क्लाउज दिया होगा फिर कॉमा, इसी तरीके से इफ दिया होगा फिर क्लाउज लिखा होगा फिर कॉमा लगा होगा, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको यानी ध्यान रखना है, इन चीज़ों को लिखना है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है, दोहराना है, वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से कम 2 बार। पहले नोट्स जब भी बनाओ हमेशा ध्यान रखो, पहले एक बार वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से गहनता से एकदम भाव विभोर होकर के इन चीज़ों को देख लो कि आखिर इसमें क्या समझाया है। उसके बाद फिर दोबारा से दूसरे राउंड में नोट्स बनाओ, वीडियो को रोक करके पहले देख लो, समझ लो इस टॉपिक को, उसके बाद वीडियो को रोको और नोट कर लो, फिर वीडियो चलाओ। फिर इस तरीके से पढ़ोगे निश्चित है बेहतर तरीके से 1 या 2 बार में ही, एक बार पढ़ वीडियो देखकर एक बार नोट्स बनाने में इतने में ही क्लियर हो जाएगा, चीज़ें दोबारा से आपको याद करनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है भाई। एज इफ हो गया था, है ना, इवन इफ रह गया, ठीक है। इवन इफ का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई ताकि बेहतर से हम चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। इवन इफ क्या होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इवन इफ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आई वेंट, आई विल गो देयर, ठीक है। आई विल गो देयर मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, ठीक है। आई के साथ विल आया है, आई विल गो देयर इवन इफ, ठीक है, इवन इफ माई ब्रदर बीट्स मी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इवन इफ का प्रयोग जो होता है चाहे ही क्यों ना के अर्थ में, यहाँ पर हो जाएगा आई विल गो देयर मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, इवन इफ माई ब्रदर बीट्स मी चाहे मेरा भाई मुझे पीटे ही क्यों ना। जब ऐसा सेंटेंस होगा, आई होप आपको बेहतर से समझ में आया होगा। इवन इफ जब भी आपको दिख जाए चीज़ें समझ लेना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरीके से 2 एग्जाम्पल और लिखने हैं। एक स्टिल और होता है, ठीक है, एक होता है टिल, ठीक है, कंजंक्शन उसी में नोट कर लेना है, एक अनटिल, ठीक है, ठीक है। टिल और अनटिल 2 कंजंक्शन और दिए होते हैं जब इस तरीके से, ठीक है, यानी दिया हो तो समझ लेना है वहाँ पर हमारा वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स का दिया होगा। आई होप बहुत बेहतर तरीके से आपने आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझा है ना। वीडियो को 2 बार देखना है कम से कम, और उन बच्चों को शेयर करना है जिनको इस चीज़ की वास्तविकता में रियल में यानी आवश्यकता है, जिनको लगती है अंग्रेजी कठिन, उनको ये वीडियो शेयर करना है। ईमानदारी से सच बताएं, पूरा कंटेंट हम यूपी टीईटी को बेहतर तरीके से, ठीक है, यानी क्लियर कर चुके होंगे, जो यानी सिलेबस है इसका बेहतर तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से एस्टेट का सिलेबस जो भी है 10 नंबर का आता है, एस्टेट में 10 में 10 टारगेट हमारा, 10 में 10 मार्क्स आपके आएंगे। बेहतर से इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। टेट में 30 में 30,
ठीक है, एक भी नंबर कम नहीं करना है। जितना भी सिलेबस है, समझो इतना सिलेबस है टेट का, जो हाई स्कूल इंटर की अंग्रेजी बहुत कम इंग्लिश है, उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ लो, झंझट ही खत्म हो, 30 में 30 आए, एक नंबर कम ना हो। ठीक है, इस तरीके से यानी चीज़ों को क्लियर करना है। पढ़ने के लिए तो इंग्लिश बहुत कुछ है अंग्रेजी में। ठीक है, ग्रेजुएशन की किताब जब उठाओगे आप, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट की किताब उठाओगे, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। केवल 10th 12th का सिलेबस बेहतर से क्लियर कर लो। सच बताते हैं, 30 में यदि एक बार पढ़ लिया, 30 में 25 आप करके आ जाओगे ऐसे ही एक बार पढ़ने से। लेकिन हम 30 में 25 नहीं, 30 में 30 लाने का टारगेट रखते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें यानी बिल्कुल रिलेट करके चीज़ें, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन चीज़ों को उसी तरीके से क्लियर करेंगे, ताकि बेहतर से 30 में 30 मार्क्स आए, सुपर 10 में 10 में 10 आए, एक भी नंबर कम नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो, जी जान लगानी, मेहनत करनी अच्छे से। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लॉन्ग हो रही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।